associate myself with him. Question number 121. माननीय श्री राम विचार नेताम। जवाब सर, जवाब सभापति को फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय नेताम। धन्यवाद महोदय। मैं छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों के संदर्भ में मेरा प्रश्न था। मेरा पूरक प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य हमेशा से ही अपनी जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन राज्य में कई ऐसे स्थान हैं जो आज भी मुख्यधारा से कहीं दूर है। ऐसा ही एक स्थान है महासमुंद जिले में सिरपुर, जिसे प्राचीन काल में सिरपुर कहा जाता था। पौराणिक भूमि सिरपुर में कई देवस्थानों के अंश मिलते हैं जो कई सदियों पुराने माने जाते हैं। इन्हीं देवस्थानों में से एक है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। महोदय, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण सन 525 से 540 के बीच में हुआ। प्लीज पुट योर क्वेश्चन। महोदय, राज्य में पूर्व में ही सरकार द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने हेतु केंद्र सरकार से निवेदन किया गया था, किंतु अभी तक ये वर्ल्ड हेरिटेज नहीं हो पाया है। मेरा यही आग्रह है कि क्या इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में आप इसे मान्यता देंगे, घोषित करेंगे? आग्रह है या सवाल है? सवाल कर। हाँ, पूछिए। माननीय सभापति जी, लक्ष्मण मंदिर जो है वो हमारी जो टिकटेड साइट्स हैं उसमें से एक प्रमुख मंदिर है। यूनेस्को का हिस्सा भारत 1972 में बना और एक लिस्ट ऑलरेडी वहाँ पर चल रही है। अगर माननीय सभासद का ये कहना है कि लक्ष्मण मंदिर को ऐड किया जाए तो उसके ऊपर विचार करेंगे, लेकिन जो आना चाहिए कागजात, अभी तक उसकी कागजात नहीं है और अभी उसमें शामिल नहीं है। थैंक यू। दूसरा सप्लीमेंट्री स्पेसिफिक और संक्षिप्त सवाल सप्लीमेंट इसी तरह से, कोई और बात रिकॉर्ड इसी तरह से सीता बेंगरा जोगी मारा जो सरगुजा जिले में स्थित है, सवाल जवाब इसे रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हाउस की प्रॉपर्टी है, प्लीज। और क्या वहां भी इसी प्रकार से जो स्थान है उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में विकसित करेंगे? और विकसित करने के लिए क्या आपके यहाँ कोई कार्य योजना है, और यदि है तो कृपा करके इसे शुरुआत कब तक करेंगे? उपसभापति महोदय जी, जो सीता का मंदिर है और जो पिलर है उसको लेकर भी एएसआई कार्यरत है और लगातार उसकी मेंटेनेंस करती है। और जहां तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सवाल है, वो कागजात पेरिस में यूनेस्को स्थापित दफ्तर के अंदर जमा किए जाते हैं और वहां से सिलेक्शन होता है। इस पर भी विचार किया जाएगा। थैंक यू। माननीय अब्दुल वहाब जी। Minister, whether you have got any letter from Shahi Imam of Juma Masjid for repairing the masjid, and if you got any action taken. If you are not taken, I want to know what you are going to do with the before it used to do with special provisions. What you are going to do about Juma Masjid? It is coming down so many parts. Thank you. Honorable member, I must explain that we are not in receipt of any letter, number one. Number two, if it is not a protected site and it falls under the unprotected monuments, then there's a separate fund out of which we keep taking up repairs, the cause of repair, and if a letter is not received, I cannot make any comments about it. Thank you. Honorable Sri P. Wilson. Honorable Minister, may I kindly inform this House, the funds allocated for conservation and development of heritage sites, monuments, temples in Tamil Nadu for 2021, whether any new sites have been identified in Tamil Nadu under the pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation drive in Tamil Nadu. Tamil Nadu, the Chennai Circle, Puducherry Circle, and the allocation of funds is about 800 crores.
and this money is already allocated, out of which amount has been spent, and whether a particular site, a fresh site has been identified or added to the circle, the request has to come from the state government, and we have not so far received any such request. Thank you. Srimati Ramila Ben Bara. छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिरों और प्राचीन स्मारकों और तीर्थ स्मारकों के लिए सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि प्रत्येक राज्य में, देश भर में, पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में ऐसे कोई प्राचीन मंदिरों, स्मारकों, तीर्थ स्थलों बिखरे हुए पड़े हैं तो उनके विकास के लिए कोई आयोजन है? जी मान्यवर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि देश में विभिन्न स्थानों पर जो भी इस प्रकार के मंदिर या अन्य हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके लिए लगातार एएसआई के पास 93 मॉन्यूमेंट्स की देखभाल एएसआई करती है। और प्रसाद स्कीम एक नई स्कीम टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा चलाई गई है। इसमें 61 ऐसे जो मंदिर और ऐसे स्थल हैं जो कि लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़े हैं, उनके पुनर्निर्माण से लेकर उनकी देखरेख का जो आयोजन है वो किया गया है, जो 29 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में स्थापित किए जा रहे हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 122 श्री राम कुमार वर्मा जी। माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री राम कुमार। धन्यवाद उपसभापति जी। मैंने नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम के तहत माननीय मंत्री जी से जो सूचनाएं प्राप्त की, इसमें मिली है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने से पहले इसमें एक कि 2 साल पहले हमने रेस्क्यू कितने बच्चों को किया गया, उसका 1,44,000 समथिंग का फिगर दिया था कि रिहेबिलिटेट। मैं उसी पर आ रहा हूँ सर प्लीज। लेकिन ये है कि इस बार 2,43,000 बहुत समय न ले, नहीं तो आगे। नहीं, मैं उसके इसलिए मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। साथ में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ये स्कीम 1988 से चालू थी लेकिन इसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, इसके लिए मैं प्रश्न पर आ रहा हूं सर। सप्लीमेंट जल्द पूछे सवाल, अगर व्याख्या करने लगेंगे तो बाकी सवालों के लिए जी जी मिलेगा। 2017 के अंदर एक पोर्टल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया जिससे कि इस तरह के बाल श्रमिकों की जानकारी मिले। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पोर्टल के द्वारा जो पेंसिल पोर्टल हुआ उसमें क्या स्टेटस है, उसके द्वारा कितना जानकारी मिल रही है? धन्यवाद। सिर्फ एक सवाल। माननीय उपसभापति महोदय, 2008 के एक्ट को 2016 में संशोधित किया गया था और संशोधित करने के बाद जो बाल श्रम में जो बच्चे काम करते हैं उनको पूर्णतया प्रतिबंधित किया था। जहां तक सदस्य महोदय का पोर्टल के संबंध में है, ऑनलाइन जो पेंसिल पोर्टल है वो मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है और इस पोर्टल के साथ मंत्रालय के द्वारा एक एसओपी भी लागू की गई है और इस एसओपी को लागू करने के साथ ही दिल्ली में 26/9/2017 को एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। जहां तक पेंसिल पोर्टल का विषय है, इसमें डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है और मॉनिटर और इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ ही साथ स्टेट रिसोर्स सेंटर भी है और कन्वर्जेंस के लिए ये जो पोर्टल है इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके बाल श्रमिकों का जो पूरे देश भर में विषय रहता है उसकी पूरी जानकारी, मॉनिटरिंग, टैकलिंग और इफेक्टिव मेजर्स जमीनी स्तर पर करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। आदरणीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी से दूसरे सप्लीमेंट्री के रूप में मैं जानना चाहूँगा, चूँकि ये स्कीम के तहत 100% फंडिंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। मैं चूँकि राजस्थान से आता हूँ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान में पिछले वर्ष यानी 2 या 3 वर्ष में फंडिंग कितनी हुई है और 3 जिलों के अंदर जिस तरह का माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहाँ पर केंद्र है तो उनका भी नाम बताएं। धन्यवाद। जहाँ तक ग्रांट इन एड की बात है, जो 2016 से बजटरी एलोकेशन हुआ है
वो मेरे पास उपलब्ध है। 2016-17 में 105 करोड़ का था, 2017-18 में 95 करोड़ का था, 18-19 में 89 करोड़ का था। और ये जो सारा बजटरी एलोकेशन है मैं रख दूंगा। महोदय, हमारे सदस्य साथी ने उनके प्रांत का पूछा है, वो मैं अलग से उनको उपलब्ध करा दूं। धन्यवाद। ऑनरेबल श्री वाइको जी, प्लीज। ऑनरेबल प्लीज 1 मिनट। माननीय एलओपी कुछ यस, आई विल जस्ट कम प्लीज। एलओपी है जस्ट लेबर लॉज में बहुत से रिफॉर्म्स आप लाने की कोशिश की कि ये कहकर आपने कोशिश की कि वो लेबर लॉज अगर हम लाएंगे तो लेबर की भलाई होगी। सर, आप तो जानते हैं यादव जी, मैं ज़्यादा लेबर लॉ पे अगला क्वेश्चन है, उस पे हम लोग 123 नंबर है, 122 पर अभी हम बात कर रहे हैं, इसलिए अगले पर आप ये सवाल उठाएं। 123 वी आर डिस्कसिंग नाउ एट 122 चाइल्ड लेबर। सॉरी मिस्टर वाइको, सॉरी प्लीज, योर क्वेश्चन। Whole country was shocked by the fall of a bolt from the blue on the country of our great people. When Bipin Rawat and his wife, along with 12 others, when they died in a Please question. air crash. Please question. You are supposed to ask, you have given your name to ask question or question number 122. But this is very important. No sir, it's question hour. This is very, Please, very, otherwise very, I will move to other this name. is very, very important. Dr. Narendra Jadhav, you have This is question very, on very this or important, not? sir. I will shorten we have within 2 already, minutes. we all collectively expressed I will our shorten within brief. 2 minutes. Please, no. I will Dr. shorten Narendra within Jadhav. 2 minutes. Dr. Narendra Jadhav. Thank you. Thank Sir. you, Deputy Chairman, sir. Sir, the Honorable Minister has provided the data on National Child Labour Project for only 13 states in the written answer. Does it mean that such an important project like the National Child Labour Project is not functional in other states? For example, Punjab, Chhattisgarh, Himachal Pradesh and so on, several states, the data are not indicated. Does it mean that such an important project is not functional in those states? Thank you. सर, मंत्रालय की जो स्कीम है वो विभिन्न प्रांतों में है। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो मांगा है वो जानकारी उपलब्ध कराइए, लेकिन मैं सदस्य महोदय जो चाइल्ड लेबर को लेकर हमारे मंत्रालय का कार्य होता है और एनसीएलपी चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के माध्यम से जो स्कीम्स 20 राज्यों में लागू है, उसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के अंतर्गत जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मेरे पास सप्लीमेंट्री में उपलब्ध है। मैं सदन पटल पे आपको उपस्थित करा दूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी। धन्यवाद जी। अध्यक्ष महोदय, कोई भी यहाँ पर सदन में बाल मजदूरी की प्रथा का समर्थन नहीं करेगा, मगर बाल मजदूरी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय आकलन और भारत में परिवार व्यवस्था के अंदर कभी कभार बच्चे अपने माता पिता को उनके कामों में सहयोग करना, इसमें अंतर होता है। और उस दृष्टि से कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल मजदूरी की जो व्याख्या है वो शायद भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, और कभी कभार इसका ही मुद्दा बनाते हुए कई लोगों को बहुत सारा कानून के अंदर कुछ तकलीफ भी निर्माण होती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस व्याख्या के विपरीत हमारी परिवार व्यवस्था के मद्देनजर क्या हम नई व्याख्या के बारे में सोचेंगे? बनाई गई है उसमें हमने हेल्प की परिभाषा को निर्धारित किया है। हेल्प की परिभाषा के अंतर्गत बायोलॉजिकल ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स, उसमें वो कार्य कर सकता है। और इस जो प्रोवाइडिंग क्लैरिफिकेशन दैट चाइल्ड कैन हेल्प ओनली इफ द फैमिली एंटरप्राइज ओन्ड बाय द फैमिली ऑफ द चाइल्ड। इट इज ऑल्सो द SOP प्रोवाइड फॉर रेगुलेशन ऑफ आर्टिस्ट वर्किंग कंडीशन टू एंश्योर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि कई छोटे बाल कलाकार जो मूवी वगैरह में भी काम करते हैं उनके लिए भी करा है। तो हेल्प की डेफिनेशन को हमने अपनी SOP में डिफाइन किया है। और जो हमारे जो रूल्स हैं उसके जो साइलेंट फीचर है उसमें हमने चाइल्ड टू हेल्प इस फैमिली, इस प्रोविज़न को पूरा स्पष्ट रूप से बनाया है। लेकिन हमने ये भी कहा है कि पारिवारिक एंटरप्राइजेज में भी जो बच्चे काम करते हैं वो रात्रि में काम नहीं कर सकते,
उनकी काम की भी समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। और कुछ हमने विशेष क्षेत्र भी निर्धारित किए जो हजार्डियस हैं, उसमें बच्चे काम नहीं कर सकते। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 123 माननीय श्री हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर। क्वेश्चन 1, 2, 3 माननीय मंत्री, उत्तर सभा पटल पर पहला सप्लीमेंट्री। Sir, thank you, Chairman. Sir, details of steps taken by government to mitigate the problems of migration and lack of social security being faced by the laborers of unorganized sectors. माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण श्रमिकों का क्षेत्र जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और माइग्रेंट लेबर है, उसके संबंध में कहा गया है। जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड हम लेकर के आए हैं, उसमें भी सेक्शन 111 से लेके 114 तक ये प्रावधान किया गया है कि सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा तैयार करे। और सरकार ने ई श्रम पोर्टल को लागू किया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि 100 ही दिनों के अंतर्गत ई श्रम पोर्टल पर 11 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड करा चुके हैं, जिनको सरकार के द्वारा इंश्योरेंस भी दिया गया है। और देश में 160 किस्म के जो ऑक्यूपेशन है, उनको 400 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन के अंतर्गत भी जो सब ऑक्यूपेशन है, जैसे प्लांटेशन में रबड़ प्लांटेशन भी है, टी प्लांटेशन भी है, हॉर्टिकल्चर भी है, सेब भी है, ऐसे जो उसकी सब कैटेगरी है उसको भी हम लोग पूरी तरीके से निर्धारित कर रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो माइग्रेंट लेबर के संबंध में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, उनमें माइग्रेंट वर्कर का एक बड़ा समूह होता है और कोविड में हमने उनकी विषयों को भी देखा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ये जो डाटा है, बड़ी संख्या में ऐसी आपदा के समय में माइग्रेंट वर्कर का भी जो डाटा है वो उपलब्ध कराएगा सरकार को। लेकिन उसके साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए जो नए 4 सर्वे जो घोषित किए गए हैं, वो नए 4 सर्वे जो हमारा लेबर ब्यूरो इस समय कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे भी है, अनऑर्गेनाइज सर्वे भी है। उसके साथ 2 सर्वे और हैं, जिसमें एक माइग्रेंट लेबर का सर्वे है और एक डोमेस्टिक वर्कर्स का सर्वे है। दोनों सर्वे पे काम शुरू हो गया है और दोनों सर्वे की रिपोर्ट पे कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार इन समस्याओं के अध्ययन के लिए इसको रिपोर्ट तैयार करवा रही है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, unorganized sector has been one of the most severely affected sector due to COVID-19 pandemic. Please provide the details of steps taken by the government to rehabilitate the huge workforce. भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के इस दौर में अनेकों रोजगार योजनाएं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत चलाई गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मनरेगा का भी विस्तार किया गया था। उसके साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना चलाई गई है। इसके अतिरिक्त बीड़ी क्षेत्र से लेकर के और जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वहाँ भी उनके लिए अनेकों प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं की जा रही हैं। और जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड लाए हैं, उसका जो बड़ा उद्देश्य है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र में जो कामगार वर्ग है, उसमें जो बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत किया जाए। और इसी के लिए ही हमने लेबर कोड में सेक्शन 142 में उनकी व्यवस्था भी करी। धन्यवाद। माननीय लोपी। सर, आपने जो 3 कानून लाए हैं, लेकिन अभी आपको सारे ट्रेड यूनियन के ओर से एक रिप्रेजेंटेशन मिला होगा कि सारे ट्रेड यूनियन का ये कहना है कि ये तीनों कानून लेबर के फेवर में नहीं है और उनकी सुरक्षा के दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट के दृष्टि से और एश्योर्ड वेजेस की दृष्टि से, जैसा कि पहले आपने फार्मर्स के लिए भी 3 काले कानून लाए थे, आपने बाद में ये समझ के विड्रॉ कर लिया कि ये किसानों के लिए। नहीं, आप सुनिए, क्यों आप ऐसा सुने बगैर क्यों से आपने वो वापस लिया? क्योंकि उनके दबाव में आके वो ऑर्गेनाइज्ड किसान संगठित थे, वो ला ले। लेकिन यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और दूसरे कहीं फैक्ट्री वर्कर्स जो छोटे मोटे MSME में, माइक्रो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। क्या आप
वो तीनों कानून को फिर से रिकंसिडर करके वापस लेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, धन्यवाद। नहीं इसमें और एक सवाल ही माननीय लोग प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, मैं हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता के प्रश्न में सुधार करना चाहता हूं। 3 नहीं है, 4 कानून हम लोग लेकर के आए हैं और जो हमारे चारों लेबर कोड हैं, कोड ऑन वेजेस, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इन कोड के ऊपर राज्य सरकारों के द्वारा नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है और नोटिफिकेशन का कार्य चल रहा है। 23 राज्यों के द्वारा नोटिफिकेशन हो चुका है। अधिकांश राज्यों ने इनको अपने लीगल डिपार्टमेंट में वेटिंग के लिए और पब्लिकेशन के लिए भेजा हुआ है, इंक्लूडिंग जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी एक कोड राज्य सरकारों के द्वारा नोटिफाइड हो चुका है। धन्यवाद। माननीय मनोज जी प्लीज। माननीय मनोज जी प्लीज। माननीय मनोज जी ये कोड की अभी वर्तमान जो स्थिति है, 23 से ज्यादा राज्यों में नोटिफिकेशन हो चुका है। प्लीज। आई हैव नॉट परमिटेड यू सर, प्लीज टेक योर सीट। शुक्रिया उपसभापति महोदय। माननीय मंत्री जी, जब से मंत्री बने हैं ये पहला सवाल है और वो भी सप्ली में आपने मौका दिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। माननीय मंत्री महोदय, Q2 GDP के जो आंकड़े आए हैं खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता की लकीरें। मैं ये नहीं कहता हूँ कोविड में कोई भी होता तो ये दिक्कत होती, लेकिन सोशल प्रोटेक्शन के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए कोविड के मद्देनजर खास तौर पर, क्योंकि मनरेगा को आप इंस्टेंस में साइट नहीं कर सकते, क्या कुछ सरकार की ओर से सोचा जा रहा है? महोदय, हालांकि ये प्रश्न रोजगार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन माननीय सदस्य को कई बार मौका दिया, लेकिन जब भी मौका दिया जाता था वो नारे लगा के बाहर चले जाते थे। इसलिए आज वो शांति से सुन रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा, सरकार पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं और जो वर्कर जिनको कोविड के दौरान जो प्रभावित हुए हैं उनके लिए कार्य कर रही है। सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया था कि जो हमारे प्रोविडेंट फंड में जिस समय औद्योगिक संस्थान बंद थे, सरकार के द्वारा श्रमिक और जो उनके नियोजक थे उन दोनों की तरफ से सरकार के द्वारा पीएफ में सुविधा दी गई। जिन लोगों का रोजगार छूटा है, एक सरकार के द्वारा बीमा योजना भी दी गई और उस बीमा योजना के अंतर्गत उनके 90 दिन के रोजगार का वेतन उनको दिया गया। श्रम मंत्रालय के द्वारा एक और बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में की गई कि कोविड के दौरान जो भी हमारे ईएसआईसी के कामगार की किसी की मृत्यु हुई है तो उनका जो भी आश्रित है उनको जीवन पर्यंत उनकी जो लास्ट ड्राइंग सैलरी है वो देने का प्रावधान भी श्रम मंत्रालय के द्वारा किया गया। धन्यवाद। ऑनरेबल जॉन ब्रिटस जी। Because it's my maiden question and it is maiden answer. Please put your question to the minister. Yeah, maiden question. Please. Thank you, sir. Part A of my supplementary. Is the Honorable Minister aware of the report of the Center for Monitoring Indian Economy, which says that 122 million people have been rendered unemployed on account of COVID? And part B, is the Honorable Minister aware of the fact that a study by Dr. Asim Premji University states that 23 crore Indian people went below the poverty line on account of COVID? And is it, and the part C of my supplementary, One supplementary, please. One supplementary. Part C. As per rules, you know. Part C, sir, part C. Not part C. Put your question. One question, not divided in A, B, and C. Please. Honorable Deputy Chairman. Please put your question, John Brites. Part C, maiden question. One question. Is the Honorable Minister, maiden question is not allowed. Is the Honorable Minister aware of the fact that the RBI report recently released says the daily wage for a rural worker in Kerala is 677, whereas it is hardly 239 in the model state of Gujarat? If so, what are the steps taken to enhance the wage? Thank you.
माननीय उपसभापति महोदय, कोविड-19 के दौरान सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया गया था, उसके अंतर्गत माइग्रेंट वर्कर, एग्रीकल्चर सेक्टर, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, स्ट्रीट वेंडर समेत अलग अलग सेक्शन को ध्यान में रख करके ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज बनाया गया था। और उसके बाद जो PLFS के आंकड़े भी आए हैं, उसमें देश में जो कार्यबल है उसमें हमें वृद्धि दिखती है। उसके साथ ही साथ जो संगठित क्षेत्र है, वहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड के आ करते हैं कि देश में रोजगार अपनी पटरी पर बहुत अच्छे तरीके से लौटने लगा है। जहाँ तक माननीय सदस्य महोदय ने डिफरेंट मिनिमम वेजेस की बात करी है, निश्चित रूप से जो नए श्रम कोड हम लेकर के आए हैं उसमें हमने फ्लोर वेज को एक स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देने का काम किया है और हम भी चाहते हैं कि पूरे देश में ये जो मिनिमम वेज है ये सब जगहों में एक सिमिलरिटी आए, इसका प्रावधान भी हमने लेबर कोड के माध्यम से नए सुधारों में सम्मिलित किया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 124 माननीय श्री TG वेंकटेश जी। Law and justice. माननीय मंत्री जी, The table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 124 माननीय श्री TG वेंकटेश जी। Law and justice. माननीय मंत्री जी, The table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Respected Deputy Chairman, sir, my additional question to Minister of Law and Justice through you. Number one, sir, Andhra Pradesh High Court permanent building, Kurnool state government, AP state government accepted and land allocated. Same way, Telangana, Hyderabad, new building High Court also under consideration. What is the status of these two High Courts new buildings, sir? Sir, with regards to the infrastructure of the Supreme Court and High Courts, there is a separate budget provision and it is being handled independently where central government do not directly play any role. The infrastructure of the High Courts are supposed to be funded by the state government. Central government, however, supports the construction or any, if necessary, to improve the infrastructure for district court and the lower judiciary. That is why, with regards to the question raised by honorable member for Andhra Pradesh status, I can definitely collect the information and give it to him, but since it doesn't directly pertains with the question and also it doesn't directly have a accountability on the part of the central government on the infrastructure of the High Court, I may give him information in a later point of time if honorable member comes to me. Second supplementary question, sir. Today, jails are available. Kaide log, they are enjoying all facilities, lounge and toilet, bathroom and every facility, drinking water, they are enjoying and they don't want to leave the jails also. Courts are in, number of courts are in very bad condition. Whoever want justice, they are coming to the court, they are not able to have a seat also there. Any proposal is there for immediately to use these jails, modern jails for the courts, and 70 years plus people can be given payroll to this Corona account. Thank you. Sir, I'm not very clear about the intent of the honorable member, what exactly he wants to know, but what I draw my inference from his mentioning of the jails and the other facilities like toilets and other things. Jail is a subject which is handled by the state government. It used to be part of the Home Ministry, but later on jail has been treated as a completely state subject. When it comes to my ministry, Ministry of Law and Justice, we can give in details about what kind of support we have been providing to strengthen the infrastructure of the district and other subordinate courts and its complexes. I can give information, but it will be quite elaborate. But if any other member gives supplementary question, I will answer to that. माननीय सस्मित पात्रा जी। Can I? No, 124. 124, yes, sir. Yes.
My question to the Honorable Law Minister is that in the case of the virtual hearings presently happening, and later on when the courts open up, there's a requirement for having more courts and more benches. So what are the steps that the ministry is taking in terms of taking care of these needs? Thank you. Sir, over the period of time, there has been demand for extension of new benches in different locations, as well as for creation of circuit benches. And of course, when it comes to this kind of demands, there is a consultation process. So it will not be possible for me to answer here directly where I am going to consider for creation of new benches or new courts. There is a consultation process. We actively consult with the respective High Court Chief Justice as well as the Supreme Court Chief Justice. So in that regard, I can assure that in the pandemic period, the requirement, the nature of the court hearing has changed considerably. Taking that into account, we are supplementing all the needs for different courts to handle the emerging situation. Honorable N.R. Elango. The Honorable Law Minister will inform the House what are the steps being taken to reduce the number of under trial prisoners, because the courts are very much concerned about the number of under trial prisoners, and without considering the bail, they are kept in the prison for a long time. It has to be reduced, and what are the steps taken by the government? This is a very good suggestion also, because I always believe that we have to ensure that nobody is treated unfairly, and justice must be made available to every individual Indian citizen. With that regard, I have also made reference to the relevant people, whether the courts or the state government, that we must ensure legal aid to the needy people. We also ensure speedy trial of those who are languishing in the jails, and under the relevant provisions, we can assist them to get a quick trial. I have also appealed that all the legal services authorities who are doing wonderful job in terms of outreach program to create legal awareness and to provide legal aids. We have, sir, large numbers of paralegal volunteers as well as the panel lawyers who are assisting in getting justice for the people, especially those who are languishing in the jail beyond a stipulated time for the want of any additional legal aid or assistance. This is something I have taken up very, very seriously, and maybe after this parliament session, I will call the law ministers of different states and union territories to also consider on this important point. Thank you. माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी. माननीय उपसभापति महोदय जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि कैदियों में जेलों में जो बंद कैदी हैं जिनकी उम्र लगभग 70 के ऊपर हो गई है अथवा वो शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, जिनको बहुत दिक्कत हो रही है, क्या सरकार उनके बारे में कुछ मानवतापूर्ण विचार करके उनको रिहाई करने की बात करेगी? प्रदेश का विषय है, प्रदेश का विषय है कि जो हमको, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कोई किसी को उसका लीगल नॉलेज नहीं है या उसको सहायता नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से बिना मतलब वो जेल में कई सालों से पड़े हुए हैं, ये हमारे लिए ठीक स्थिति नहीं है. इसलिए हमने ये कहा कि जिसको लीगल एड चाहिए, मदद चाहिए, और लॉयर्स को भी हम अपील कर रहे हैं, जो प्रो बोनो जो एक कंसेप्ट है कि आप फ्री लीगल एड बिना पैसे लिए गरीबों को आप सहायता दे सकते हैं, ये प्रावधान को और आगे बढ़ाने के लिए चाहे वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हो, चाहे वो लॉयर्स हो, सबको मैं अपील कर रहा हूँ. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 125 माननीय श्री राम सकल जी. माननीय श्री राम सकल जी. माननीय राम सकल जी. माननीय मंत्री जी. सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया. माननीय सस्मित पात्रा जी, सप्लीमेंट्री. Sir, my question to the Honorable Minister is, though the matter is about Gaganyaan,
and the matter has already been provided by you. Just wanted to understand regarding the other space projects that are being undertaken regarding Chandrayaan and others. If you could provide us a brief background about what is the development so far and by when they'll be commissioned. Thank you. Deputy Chairman, sir, I thank the honourable member for putting this question because this offers me an opportunity also to highlight some of the recent achievements and the plans which the Department of Space has. But as of Gaganyaan also, I would like to point out that in the next year we are going to have 2 unmanned missions before finally the Gaganyaan, because that is also in the planning, because that is usually the SOP which is followed. So because of COVID, for obvious reasons, it got delayed. So in the beginning of next year, possibly, we'll have the first unmanned mission, and the second one towards the end of 2022. The hallmark of it would be that it would be accompanied with a robo. So it's being named as Vayomitra. And then following that, possibly in 2023, we have the Gaganyaan, which would undoubtedly place India in the elite club of nations, being the 4th one after America, China, the Soviet Union, now Russia, and then the 4th one, this one. And I think this will also be different from the other missions, other human missions which have been undertaken by the other nations and countries, in the sense that this is going to be more cost-effective, more inclusive. And what is important for the point of view of India is that it's going to place India as a frontline nation, and it will also improve India's capabilities as far as its robotic missions are concerned. We'll also have a greater amount of a larger scale of global partnership positioning as equal partners. And I would rather, in a single sentence, because then it will become very long, of course it will also inspire youngsters, the startups, the youngsters to take to this career of space technology and science. But I think to sum it up, what is important is that now that we are into the 75th year of India's independence, and before India becomes a frontline nation or reaches that pedestal, before it attains 100 years of independence, I think that journey of ascent has already been heralded via the space route. So space has already placed India as a frontline nation of the world. Now, as far as the other missions that you are referring to are concerned, besides Gaganyaan, we are going to have a number of other missions, including the Venus mission, which we'll have very soon. We have also the solar mission, which is called Aditya Solar, planned for 2022-23. Chandrayaan, of course, you said, maybe by the next year, because that also got delayed on account of the COVID. We have a Venus mission for 2023, and by 2030, we would possibly be able to set up a space station, which would be unique of its kind. So, as I said, the journey of India's ascent to the top has already begun through this space. Thank you. Manya Ajodhya Rami Reddy. To the Honorable Minister, is that Gaganyaan aims to launch a manned mission in the lower Earth orbit in the short term, and is it laying the foundation for a sustained Indian human space exploration program? Also, I wanted to know the ISRO has only one question. Yeah, just connected to that, sir. ISRO has identified, I'm told, 17 technologies at lower cost from Indian startups to use in Gaganyaan mission, which all Indian agencies are collaborating with ISRO in this Gaganyaan mission, and what is the plan of ISRO for a mission beyond Gaganyaan program? Thank you. माननीय सदस्य जो सवाल पूछ रहे हैं और माननीय मंत्री जो जवाब दे रहे हैं, दोनों लोगों से आग्रह है कि कृपया बिल्कुल ब्रीफ हो और एक सवाल पूछें ताकि और सवालों को लिया जा सके और मेंबर्स को मौका मिले. माननीय मंत्री जी, हाँ, जवाब के लिए भी मैंने कहा. Deputy Chairman, sir, part of it I answered in the earlier response also, but to add to that, of course, there are going to be several research modules also accompanying the Gaganyaan, and it will involve startups and almost more than 500 industries being involved. So that also gets linked up with the recent decision taken by the Honorable Prime Minister to what was popularly described in the media as unlocking of the space, which happened for the first time after 70 years of independence. So as a result of which, we now
are going to have a number of, partners with the nano satellites trying to put in their missions also in collaboration with the ISRO. In addition, we have planned research on the traditional health, specifically speaking about the Gaganyaan part of it. It will also undertake certain health-related research ventures, which would include the indigenous methods of research and spin-off technologies, innovation technologies. So host of technologies also being innovated and also being researched through this space. So it's going to be a very wide spectrum. I think most distinctly it is going to involve industry in a big way. So which will pave the way for newer economy also getting generated through the medium of space technology. Thank you. नहीं रहता माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से I have to ask a question that Honorable Minister has said for the first time in 70 years the opening of the space. Sir, I would like to draw Honorable Minister's attention that this space development has been an ongoing program ever since the establishment of ISRO. And in 2008 June, if my memory serves me right, ISRO created history and India created history. It's the first country in the world to launch 100 satellites, including nano satellites of various countries in 1,000 seconds and sending them in different geostationary orbits. So will the minister, Honorable Minister, confirm? Because those are also important milestones in the history of the space program of this country. Thank you. I partly agree and partly ask for forgiveness not to agree, sir. Because Anand Sharma ji is a very senior member, we lot much to learn from him. He is right to the extent that the foreign satellites were actually being launched earlier also, which, yes, certainly, which were, and they have generated a tremendous amount of revenue. In fact, from the 42 foreign satellites that have been launched till date, which also includes the earlier years, and 34 from 34 countries, I have that figure. The revenue generated from the foreign satellites itself amounts to about $56 million or 190 million euros. But what I was trying to refer in response to the earlier question was that involvement of the private players within the country, which was not happening, which has happened very recently, only after 2019, and we have set up a separate mission. So I think both me and Anand Sharma Sahab ji are on the right page. Question number 126, माननीय आनंद शर्मा जी. Question number 126, sir. माननीय मंत्री जी. उत्तर सदन के पटल पे रख दिया. पहला सप्लीमेंट्री माननीय आनंद जी. Sir, this is an important question which pertains to the fragile Himalayas. And in recent years, because of the various mega infrastructure projects have increased the pressure on the slopes of the Himalayas, and the geomorphic equilibrium has been disturbed. As a result, there has been displacement of glaciers, formation of lakes, and also wiping out of many of those infrastructure projects, including I'm referring to the recent Tapovan disaster. Now, sir, what is important is I have carefully gone through a very comprehensive reply of the Honorable Minister, but the fact is that there are identified zones, potential zones in the Himalayas, sir, whether the Garhwal Himalayas, the Alkananda Valley, the People-Kotu Badrinath National Highway NH58, and also the seismic activity, high seismic activity in the Himalayas and the tectonic shifts. That extends right up to Sikkim. Not only it's only Garhwal Himalayas, Himachal, but right up to Sikkim, the complete Himalayas. Now, sir, Honorable Minister has said that there are, mainly for power projects, I'm referring to part one, the first part of your reply, about the environmental impact assessment and the EMP that is taken care of, and the environment management plan.
So my specific question is that when it is established and the government are aware, I'm not against the development or infrastructure projects, I would like to clarify. At the same time, there has to be a very fine balance between the infrastructure development and the ecology, environment, wildlife preservation. Sir, many experts had opined that mega hydel projects should be avoided unless and until absolutely essential in the Himalayas. And earlier guidelines, sir, very clearly stated there was a differentiation of the hydropower projects, and the earlier policy was of this distinction between the hydropower. I'm referring to that. The distinction between the hydropower projects up to 25 megawatts and the larger ones. That has been removed. That has been removed in 2019. As a result, there is uncontrolled approvals being given for mega hydel projects. Whether there has been a review in the light of the recent disaster that when the government revisit the 2019 decision, removing the distinction. Sir, thank you very much, sir. And Anandji raised a very valid point, and I think in his detailed question he wants to inquire about the present status of the project going in this area. Sir, in this matter, sir, the Supreme Court, by order dated 24/11/2015, under the Civil Appeal number 6376, there is a matter pending in the Supreme Court, Alaknanda Power Company Limited versus Anuj Joshi and other. And the court directed to arrive at a common policy framework regarding consideration of hydroelectric projects in upper stretches of the Ganga river basin. Accordingly, sir, after consultation with Ministry of Jal Shakti and Ministry of Power, there was a consensus on the following 7 projects. The detail of the 7 projects, I read their name: the Tehri Stage 2nd, Tapovan Vishnugad, Pipalkoti, Singoli Batwari, Pata Bayong, Mumdeshwar and Kalinga 2nd. So, sir, then affidavit has already been filed on 24/8/2021 before the Supreme Court. The matter is sub judice and further course of action will be decided as per after the decision of the court. Second supplement. Sir, I want to draw the attention of the Honorable Minister to his reply to C and D of my question. That is with regard to not only the precautionary steps that are incorporated, as he has mentioned, in the environmental clearance, but the latest global practices and the available technologies, particularly for similar hydropower projects, as well as the highway projects. Sir, I want to ask the Honorable Minister, though there is a monitoring committee in his ministry, whether they are aware that the approval protocols, conditions are being rampantly violated, whether it's for the major highway projects or for the mega hydropower projects. Honorable Minister has said that dynamite or the detonation explosives are used only under inescapable circumstances. Sir, I'm sorry to point out, coming from the hill state, that is not happening. They are being routinely used by the companies which are engaged by the NHAI, and you don't have to go far. The kind of daily use of dynamites and explosives, sir, has led to the depletion of the forest cover, massive landslides. They are not 10,000 or 50,000, lakhs of trees have been destroyed forever. And it takes 200 years for a big tree to come up in the mountains. Thank you, Anand. Whether the minister, Honorable Minister, will consider having a review of such projects in Himalayas so that there is strict adherence of the environment management plan. Thank you. सर, जहाँ तक प्रोजेक्ट्स का लागू होने का प्रश्न है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में उसकी प्रॉपर
स्कोपिंग की व्यवस्था है और उसके बाद भी सर उसमें पब्लिक हियरिंग से लेकर सारे नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जाता है और सारी नियमों और प्रक्रिया को पालन करते समय हम ये मानते हैं कि पर्यावरण दृष्टि से हमारे पेड़ों को बचाना, हमारे प्राकृतिक संतुलन को बचाना और उसके साथ विकास की गति को आगे बढ़ाना ये आवश्यक है। जहाँ तक प्रोजेक्ट में जो कई बार हम मानते हैं कि ब्लास्टिंग का विषय रहता है या उसके साथ ही साथ कई बार ड्रिलिंग और बाकी विषयों में जिस प्रकार का असंतुलन होता है उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे उनको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन हमारे मंत्रालय के द्वारा भी अब क्षेत्रीय स्तर पर इस प्रकार की रीजनल कमेटी को बनाया गया है जो कंटिन्यू उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और इस प्रकार का विषय अगर हमारे संज्ञान में आता है जहां पर प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जिसकी जिम्मेदारी होती है प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से लागू करने की, अगर वायोलेशन होता है तो निश्चित रूप से हम संज्ञान में लेकर उचित कानूनी कार्रवाई करते हैं। डॉक्टर अमर पटनायक जी, श्री अमर पटनायक जी। Thank you, sir. Sir, as per the EIA Environment Impact Assessment Notification 2006, any new project would require prior environmental clearance from the ministry. And this follows a full regime of, scientific as well as public hearing, and then the whole process is set in motion, and only after that the environment clearance is given. But that is prior to starting of the project. What we see in several of the upper Himalaya as well as lower Himalaya projects in Tista, many places one has seen that after a disaster, the environmental degradation is to such an extent that the prior ecological system itself has changed. And therefore, in several countries, particularly in New Zealand, they do, even after such a massive scale of a disaster, another environment impact assessment. So my question to the Honorable Minister is, shouldn't the Government of India also consider setting some guidelines in this regard for a post-disaster environment impact assessment if the disaster is of such a magnitude that the ecological balance of a priori has completely changed? Thank you. ये प्रश्न के साथ साथ एक सुझाव भी है सर, लेकिन जहाँ तक एनवायरनमेंट क्लियरेंस दी जाती है वो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की प्रक्रिया के द्वारा दी जाती है। उसमें अगर किसी प्रकार का कोई जिसको कहते हैं नियमों की पालना नहीं होती तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा की जाती है। मिनिस्ट्री द्वारा समय समय पर एडवाइजरी और एसओपी भी रहती है, लेकिन कोई भी जो प्रोजेक्ट चलने के बाद उसके एनवायरमेंटल जो नॉर्म्स है उसको देखने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं। कोई स्पेसिफिक विषय अगर आपका हो, अगर आप बताएंगे तो निश्चित उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। धन्यवाद उपसभापति जी, आपकी दृष्टि गई मेरे ऊपर। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, नेशनल हाईवेज हों या दूसरे डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट हैं, इनसे निश्चित रूप से इकोलॉजी पे असर पड़ता है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्र के अलावा मैदानी क्षेत्र में भी वन आच्छादन मानक से कम होने के कारण भी हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मानक है वन आच्छादन के, उससे कितने प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत कम आच्छादन हुआ है और कब तक इसको मानक के अनुरूप पूरा कर लिया जाएगा? इस दिशा में कोई सरकार की कोई योजना है, कार्य योजना है, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर, पूरे देश में जो वन आच्छादित है लगभग 24 से 25% के बीच में है, लेकिन हम ये मानते हैं कि देश में ट्री कवर बढ़ना चाहिए। इन्होंने स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है, चूंकि प्रश्न प्रोजेक्ट के संबंध में है, लेकिन उन्होंने फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछा है। मैं माननीय सदस्य को उत्तर प्रदेश का कवरेज उपलब्ध करा। धन्यवाद मंत्री जी। माननीय वी विजय साई रेड्डी। Sir, 39% of the global carbon emissions are generated by built environment, building environment, and 28% is attributed to the energy from the building operations. So I would like to know from the Minister what the government is doing to reduce the carbon emissions associated with the property and building industry from the initial planning and investment, at the time of planning and investment itself stages, to building operations, refurbishment and final demolitions. Thank you.
मंत्रालय के अंतर्गत इसके ड्राफ्ट कुछ नई गाइडलाइन के ऊपर कार्य चल रहा है, लेकिन जहां तक शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक निर्माण के कारण जो हमारे यहाँ पे प्राकृतिक असंतुलन है, मंत्रालय के द्वारा एक नगर वन योजना को भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि शहरी क्षेत्रों में भी जो पेड़ हैं उसको बढ़ावा मिले और उसकी नीति को मंत्रालय के द्वारा घोषित भी किया। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 127, लेफ्टिनेंट जनरल। क्वेश्चन नंबर 127। माननीय मंत्री जी। सर, उत्तर सदन के सभा पटल पे रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय उप सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रोड वाइडनिंग ट्री फेलिंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार है और खासकर पुराने बड़ पीपल नीम के ट्रीज जो सैकड़ों सालों से उगे हुए थे, खासकर पूना से शोलापुर रोड बना हाईवे, पूना सांगली और हरिद्वार का रास्ता भी, क्या सरकार कोई स्कीम रखती है जो ये हाई यील्ड ऑक्सीजन ट्रीज की रिप्लेसमेंट जो ट्री फेलिंग होगी इसके बारे में? धन्यवाद। प्रश्न जो था वो वायु प्रदूषण के लिए था, लेकिन जो हमारे माननीय सदस्य जी का जो पूरक प्रश्न है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जहाँ तक रोड वाइडनिंग अगर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा की जाती है, अगर वो ज़मीन फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है तो उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है, और अगर वो कोई पेड़ अगर नॉन फॉरेस्ट लैंड पे है तो जो कॉम्पिटेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसके साथ परमिशन लेनी पड़ती है। NHAI के द्वारा एक विशेष उनके द्वारा कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जो हाईवेज के दोनों किनारे जो है पेड़ लगाने का, और हम भी इस बात को प्रोत्साहन देते हैं कि इन सारी गतिविधियों के साथ जो हमारा पेड़ लगाने का कार्यक्रम है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। मैंने मेरे पूर्व प्रश्न के उत्तर में भी कहा है कि जहाँ पर पेड़ कम हो रहे हैं हमारे मंत्रालय के द्वारा भी नगर वन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और मेरा ये मानना है कि हम सभी बैठे हुए सांसदों को भी, बेशक हम राज्यसभा के सांसद हैं, अपना जो कोई एक नेटिव क्षेत्र है वहाँ पर किसी न किसी नगर वन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। मंत्रालय अगर आप ऐसा प्रस्ताव आपकी तरफ से देंगे तो उसका स्वागत भी करेंगे। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। प्लीज 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 सर, quality of Delhi air, despite the best efforts, has gone down. By all these means, I want to know what Delhi government is doing to improve the quality of Delhi air. Thank you. सर, किसी राज्य सरकार का जवाब तो वह राज्य सरकार ही दे सकती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी का जो क्षेत्र है उस राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में जो दिल्ली की जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, खासकर इस समय पे जिस प्रकार की परिस्थिति उपलब्ध होती है उसके लिए दिल्ली में एयर शेड का पहचान करना जरूरी है। और इसीलिए हमारी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक कमीशन की स्थापना की गई और एयर शेड को हमने एक तरीके से कानूनी प्रावधान के रूप में भी विकसित किया। दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें जो सबसे बड़े कारक हैं वो इंडस्ट्रियल है, वो कंस्ट्रक्शन का भी कारण है, वो व्हीकल पोल्यूशन का भी कारण है। और केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में प्रदूषण के नियंत्रण की दृष्टि से पूरे NCR क्षेत्र में PNG पर आधारित इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम किया है। दिल्ली के अंतर्गत भी हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है। दिल्ली में जो वाहन पोल्यूशन है और बड़ी संख्या में जो कमर्शियल डीजल वाहन आते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया गया है उसके अंतर्गत काफ़ी संख्या में हमने वाहनों को भी एक तरीके से डाइवर्ट करने का काम किया है। किसानों के अंतर्गत जो पराली का विषय है, केंद्र सरकार के द्वारा मशीनों के वितरण से लेकर डीकम्पोजिशन और उसके साथ ही साथ पशु चारे में उपयोग करने से लेकर बायोफ्यूल में उसके इस्तेमाल करने के लिए इस बार विशेष रूप से प्रयास किए गए हैं। उसके साथ ही साथ दिल्ली के आसपास जो अन्य डीजल वाहन हैं और जो वाहन हैं उनके जो ईंधन को बदलने के लिए हमने BS4 से BS6 की अनिवार्यता को करी है। भविष्य में भी हम वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए वाहन क्षेत्र में नए परिवर्तनों के साथ आएंगे। उसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम ज़्यादा जो ग्रीन फ्यूल है उसको प्रोत्साहन देने का काम हम कर रहे हैं। थैंक यू। श्रीमती आमी याग्निक जी।
Thank you, sir. I would like to ask the Honorable Minister that post the 26th Conference of Parties, sir, are we, the government is planning to have an enhanced measure package to see that the carbon intensive sectors, the transport sector, the industry sector, especially the coal-faced power plants, are going to be controlled and the targets to be met with? COP26 के अंतर्गत भारत के जो पंचामृत को माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, उसमें निश्चित रूप से हमने लक्ष्य रखा है कि भारत जो है वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। पिछले जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किए थे, भारत 40% ओवर माननीय मंत्री जी। धन्यवाद। क्वेश्चन और ओवर। हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न टिल 2 PM